Good morning, students. In previous part of video, we have studied about BRS, Bank Reconciliation Statement. Now, today we are going to start a new chapter, that is depreciation. And what is depreciation? Now, first question is this: what is depreciation? Depreciation means permanent decrement in the value of any fixed assets is called depreciation. Means decrement in the value of any fixed assets due to various reasons is called depreciation. मीन्स अगर किसी फिक्स असेट्स की वैल्यू में किसी भी रीजन की वजह से, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, अगर कोई कमी आती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। डेप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे चार्ज होती है, चाहे वो टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, इनकी होती है। इंटेंजिबल असेट्स की डिक्रीमेंट के लिए हम अलग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल यहां पर आती है कि वो रीजंस क्या है कि जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। वो रीजन क्या है? रीजन कोई भी हो सकते हैं, मे बी एक्सीडेंट हो जाना, हमारी एसेट्स का डैमेज हो जाना, टाइम का पास हो जाना, टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड हो जाना, ये बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज किया जाता है फिक्स एसेट्स पर। तो आप समझ गए कि परमानेंट diminish the value of any fixed assets is called depreciation. आपकी बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं, आप डेफिनेशंस को भी पढ़ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन रेफर द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑफ एनी असेट्स, और वी कैन से लाइफ ऑफ एनी असेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एक और है स्पाइसर एंड बैगलर की, डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ एग्जॉक्शन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन असेट्स from any cause of during the given period. यानी किसी भी रीजन की वजह से अगर किसी असेट्स की लाइफ कम हो जाती है, नॉर्मल लाइफ, तो उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन all fixed assets except land। यानी डेप्रिसिएशन नॉर्मली हर फिक्स असेट्स पे चार्ज होती है, इवन गुडविल, ट्रेडमार्क, बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, लेकिन नॉर्मली लैंड पर ये चार्ज नहीं होती है। आपने देखा होगा जमीन, प्रॉपर्टी जो होती है हमारी असेट्स, उसकी नॉर्मली वैल्यू इंक्रीज होती है वेरियस रीजन की वजह से, मार्केट फैक्टर्स की वजह से, लेकिन उसको छोड़ के बाकी की नॉर्मल जितनी भी असेट्स होती हैं उनकी जो वैल्यू है वो डिमिनिश होती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपने सपोज कीजिए एक मशीन खरीदी 2018 में और 20,000 की थी, 19 में उसकी वैल्यू 16 हो गई सपोज कीजिए, 20 में भी उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। ऐसा नहीं कि 20 में उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो ईयर बाय ईयर कंटिन्यू रहती है। यानी हर साल असेट्स की वैल्यू में कोई ना कोई कमी जरूर आती है। नाउ द थर्ड वन इज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन बुक वैल्यू ऑफ असेट्स। यानी नॉर्मली जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो किस पर करते हैं? असेट्स की बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू क्या होती है? जिस प्राइस पर हमने परचेज किया, यूज करने के बाद उसकी वैल्यू क्या रह गई, उस प्राइस पर हम उस असेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मार्केट प्राइस पे नहीं की जाती है। जैसे आपने 50,000 की कोई मशीन परचेज की, एक साल बाद चलाया, आज उस जैसी ही मार्केट में एक नई मशीन की कॉस्ट 70,000 है,
लेकिन आप 70 पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसका 50,000 पर ही, जो उसकी बुक वैल्यू है, जो आपने उसे परचेज प्राइस की फॉर्म में यूज किया है। नेक्स्ट है it is not a process of valuation of assets, rather it is a process of allocation of cost. Means it is not a process of valuation but estimating the value, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। यानी डेप्रिसिएशन कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जिससे हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, बस ये हमारे लिए कॉस्ट वैल्यूएट करने की प्रोसेस कहलाती है कि हम इसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे लिए असेट्स की कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट वन है कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। मींस जो डेप्रिसिएशन वर्ड है यूज्ड फॉर tangible fixed assets, tangible fixed assets, यानी डेप्रिसिएशन वर्ड को हम केवल टेंजिबल असेट जो होती है हमारी बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, इन पर ही यूज करते हैं। इनटेंजिबल असेट्स के लिए मैंने बताया वोकैबुलरी अलग यूज की जाती है, हालांकि उनकी भी वैल्यू कम होती है, लेकिन उनके लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज ना करके एक अदर वर्ड को यूज करते हैं। अब आता है कि सम अदर वर्ड्स हैं क्या, वो कौन कौन से अदर वर्ड्स हैं जिनको नॉर्मली हम अपनी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में यूटिलाइज करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट वर्ड है ऑब्सलियंस। व्हाट इज ऑब्सलियंस? ऑब्सलियंस मीन्स होता है किसी भी फिक्स असेट्स का अब काम के लायक न रहना। मीन्स असेट्स बिकम ऑब्सोलीट, मीन्स आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ वर्क ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल अपडेशन, दैट इज कॉल्ड ऑब्सलियंस। मीन्स एक तरीके से हम कहें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारा असेट्स आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, यानी वर्किंग से बाहर हो जाती हैं, उन्हें फिर हम ऑब्सलियंस वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो वर्ड है नॉर्मली किसके लिए यूज किया जाता है? एक्सट्रैक्शन से जुड़ी हुई चीजों के लिए। जैसे सपोज कीजिए माइंस है, आपने सपोज कीजिए किसी माइंस का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस समय उस माइंस की जो कॉस्ट थी वो 1 लाख रुपीस थी। आप जाएंगे जितना जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्शन करेंगे उस माइन के अंदर से मिनरल्स का, तो नीचे का जो स्टॉक है मिनरल्स का वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और उस माइन की जो कॉस्ट है वो भी कम होती चली जाएगी। सपोज कीजिए आपने 2 ईयर तक उसका एक्सट्रैक्शन किया, तो 2 साल के बाद क्या उसकी वैल्यू 1 लाख रहेगी, तो नीचे का स्टॉक कम हो चुका है, उसकी वैल्यू सपोज कीजिए आधी रहेगी 50,000। तो ये जो वैल्यू में कमी आई, इस वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है अमोर्टाइजेशन। व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? ये मैंने आपको बताया था कि टेंजिबल फिक्स असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। सेम एज इट इज, अगर किसी इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे फिर हम डेप्रिसिएशन ना कहकर अमोर्टाइजेशन कहते हैं। मींस डिक्रीमेंट in the value of intangible assets, यानी लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, अगर ऐसी असेट्स की वैल्यू में कोई डिक्रीमेंट होता है तो ऐसे डिक्रीमेंट को फिर हम क्या कहते हैं? ऐसे डिक्रीमेंट को फिर हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। मींस वो क्या कॉजेज हैं, वो क्या रीजन है जिनकी वजह से किसी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। फर्स्ट है बाय कांस्टेंट यूज। मींस
अगर आप किसी असेट्स को कंसिस्टेंटली यूज करते हैं डेली बेसिस पर या फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती चली जाती है और उसकी लाइफ और उसकी वैल्यू दोनों में कमी आती है। तो बाय कांस्टेंट यूज एक मेन रीजन है हमारी किसी भी असेट्स की वैल्यू में जो डिक्रीमेंट होता है उसके होने का। सेकंड है बाय ऑब्सोलियंस। ऑब्सोलेंस मींस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। मींस आप जानते हैं आजकल टेक्निकल मार्केट है वो बहुत जल्दी अपडेट होता है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाती है। तो आपने जो पुरानी चीजें परचेज की थी जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी, जब न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है तो उनका जो यूज है धीरे धीरे कम होने लगता है और उनकी प्राइस भी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि आज का जो पब्लिक है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा फोकस करती है कंपेयर टू ओल्ड टेक्नोलॉजी पर। तो यानी ऑब्सोलियंस होने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होने की वजह से पुरानी चीजों की जो वैल्यू है वो मार्केट में कम हो जाती है। एग्जांपल है कि आप मोबाइल परचेज करते हैं, सेलफोन परचेज करते हैं, जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। जैसे ही मार्केट में कोई और अपडेटेड मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो जो पुराना फोन है उसकी प्राइस क्या हो जाती है, आउटडेटेड यानी कम हो जाती है। तो ये ऑब्सोलियंस होने की वजह से है। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट। यानी कोई एक्सीडेंट हो गया आपकी असेट के साथ जिस वजह से कोई पार्ट या पूरी जो असेट्स है वो डैमेज हो गई, तो डैमेज होने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। फॉर एग्जांपल लीजिए, आपने कार परचेज की 1 लाख रुपीस की और उसका एक 3 मंथ के बाद ही एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब वो कार 1 लाख रुपीस की नहीं जाएगी। डेंट पेंट और जो डैमेज हुआ है उसकी वजह से उसकी कार की कॉस्ट गिर गई। सपोज कीजिए 1 ईयर के बाद उसकी कार की कॉस्ट 40,000 रह गई। तो एक्सीडेंट होने की वजह से, डैमेज हो जाने की वजह से भी हमारी जो असेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी आती है। नेक्स्ट है बाय डेप्लीशन। ये भी आपने वर्ड सुना, ये एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। जब आप किसी माइंस वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का जो मिनरल का स्टॉक है वो कम होता चला जाता है और माइन की जो रियल कॉस्ट है उसमें भी कमी आती चली जाती है। तो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन भी हमारी जो माइनिंग असेट्स हैं उनकी वैल्यू में कमी लेकर आता है। तो ये भी एक रीजन है हमारे लिए। नेक्स्ट है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। यानी जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है वो चीजें भी उनकी प्राइस कम होती चली जाती है। सपोज कीजिए आपने बाइक परचेज की 50,000 की, आपने उसको घर में रख लिया, घर में रखा, आपने बिल्कुल यूज नहीं किया और 2 ईयर तक वो घर में ऐसे ही लगी रही, खड़ी रही, तो क्या 2 साल के बाद फिर भी वो 50 की बिकेगी? नहीं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो चीजें ऑटोमेटिकली, उनकी जो पुरानी चीजें हैं वो धीरे धीरे पुरानी होती चली जाती है, तो उनका क्या होता है, वो प्राइस कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे है कि 40,000 रुपए की आपने कोई बाइक खरीदी, उसकी सपोज कीजिए जो लाइफ थी वो 10 साल की थी। 10 साल हमारे लिए वो बाइक काम करती। अब देखिए, अगर 10 साल से हम डिवाइड करें तो हर साल उसका करीब 4,000 रुपीज का यूज था। 2 साल आपने खड़ी रखी तो 8,000 रुपए तो वैसे ही कम हो गए उसके, तो उसकी प्राइस अब क्या रह गई, 32,000 रह गई। तो यानी बाय एक्सपायरिंग ऑफ टाइम ये भी एक मेन फैक्टर होता है हमारी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट है चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चेंजेस इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी अगर चेंजेस आते हैं तो उनकी वजह से भी बहुत सारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे लाइक डिमांड, अगर किसी असेट्स की डिमांड अचानक इंक्रीज हो जाए तो वैल्यू भी उसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वहीं किसी चीज प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड एकदम कम हो जाए तो क्या होगा, उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंजेस हैं जो आप इकोनॉमिक में डिमांड एंड सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे आप, वहां पर ये चीजें बहुत आपको हेल्पफुल होंगी समझने के लिए। तो यानी अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो वो भी आपकी असेट्स की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं नेगेटिवली। जैसे पर्सन की इनकम का कम हो जाना, अगर आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, आप नहीं परचेज कर पाएंगे तो मजबूरी में प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में डाउन होगी। और नेक्स्ट है
कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस ऑफ असेट्स, कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द मार्केट प्राइस ऑफ असेट्स, यानी ये ट्रेंड है कि असेट्स की जो मार्केट प्राइस है वो कंटिन्यूअस डाउन होती रहती है, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, उसकी प्राइस कंटिन्यूअस डाउन होगी ही होगी। तो ये हमारे कुछ मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से किसी भी असेट्स की, फिक्स असेट्स की, इंटेंजिबल असेट्स की और वी कैन से माइनिंग असेट्स की जो वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रीशिएशन, यानी हमें क्या जरूरत है और डेप्रीशिएशन को कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो फर्स्ट नीड है टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। Without depreciation, we cannot calculate our exact profit or exact loss, because without depreciation we cannot find the exact value of our assets, and without the value of assets we cannot find our profit or loss. So depreciation is very helpful to ascertainment of the value of assets, and with the value of assets we can find our exact profit and loss. यानी बिना असेट्स की वैल्यू के हम कोई भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते अपनी फर्म का, क्योंकि बिना डेप्रिसिएशन के हम असेट्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे और बिना असेट्स की वैल्यू के हम अपनी एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सेकंड है टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। Like profit and loss, we cannot calculate our financial position without the help of depreciation, because without depreciation we cannot find our exact value of assets, and assets is a very crucial element to calculate the amount or we can say position of our financial capacity. Assets के बिना हम financial capacity की calculation नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन को भी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हमें हमारी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी होगी। नाउ द थर्ड वन इज टू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना होगा। सपोज कीजिए आपने मटेरियल यूज किया 10,000 का, लेबर चार्जेस आपने पे किए 5,000, तो क्या मशीन उसमें नहीं लगी? मशीन की वैल्यू भी तो उसमें लगी हुई होगी। तो जो मशीन की वैल्यू है वही हमारी एक तरीके से डेप्रिसिएशन होती है, और बिना उसके हम किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विसेज की एग्जैक्ट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। व्हाट इज रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स? सपोज हमने कोई असेट्स को परचेज किया, सपोज कीजिए हमने किसी मशीनरी को परचेज किया और मशीनरी को परचेज किया हमने 40,000 में। हमें ये एग्जैक्ट उम्मीद है कि उसकी वैल्यू 4,000 पर ईयर कम हो जाएगी। तो कितने साल में, यानी कितने टाइम पीरियड में वो असेट्स बेकार हो जाएगी? तो आप लगाएंगे 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यानी 10 ईयर। तो आपको 10 इयर्स के बाद एक नई मशीन परचेज करने की जरूरत होगी जो रिप्लेस करेगी आपकी एग्जिस्टिंग असेट्स को, यानी बाय विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होता कि हर साल कितनी असेट्स कम हो रही है तो हम उसकी लाइफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फॉर करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, फॉर करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, यानी अगर इनकम टैक्स भी हमें लगाना है तो भी हमें एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन लगानी होगी, क्योंकि विदाउट depreciation we cannot find our exact profit or loss or we can say income, और अगर हमें इनकम या प्रॉफिट और लॉस पता नहीं चलेगा तो एग्जैक्ट इनकम टैक्स की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी।
नाउ द नेक्स्ट वन इज टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल. टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल में से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से ये हमको बचाता है, क्योंकि हमें ये बताता है एग्जैक्ट अगर हमारा प्रॉफिट अगर हम नीचे कैलकुलेट नहीं करेंगे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा. जो एग्जैक्ट प्रॉफिट से ज्यादा होगा तो उस केस में हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, जिसका बर्डन हमारी कैपिटल पर पड़ेगा. तो अगर हम डेप्रिसिएशन को एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो उसका बर्डन हमारी कैपिटल पर फिर नहीं आता है. ठीक है. और टू प्रिवेंट वर्कर्स टू डिमांड फॉर हायर वेजेस, to prevent for demand of higher wages, यानी वर्कर से हम हायर वेजेस की डिमांड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे कि मशीनरी का इतना यूज हो रहा है, मशीनरी की हेल्प से हम अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी तो वर्कर बोलेंगे कि हमें सारी वेजेस पे करो, वर्क हम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमें हाई वेजेस पे करनी पड़ेगी. लेकिन अगर इफ वी चार्ज डेप्रिसिएशन तो हमारे लिए फिर वेजेस मॉडरेट और सुटेबल रेट से पे करना इजी हो जाएगा. Good morning students, in previous part of video we have studied about BRS, how can we prepare the BRS and what are the accounting treatment of BRS. Now today we are going to start a new chapter, that is depreciation. What is depreciation? Depreciation means decrease in the value of fixed assets due to their use in the business, passage of time and obsolescence. Means if you purchased any assets, suppose you purchased it in 50,000 rupees and you used it for 2 years. After 2 years the value of assets will be the same, means 50,000 or not? No. After 2 years the value of that assets become decreased. Suppose the value of assets now 30,000, means 20,000 the price of assets become decreased and that decrement is called depreciation. यानी किसी भी assets की वैल्यू अगर कोई कमी आती है किसी भी रीजन की वजह से, तो उस डिक्रीज्ड अमाउंट को हम depreciation बोलते हैं. According to the accounting standard 6, depreciation is a measure of the wearing out the consumption of the other loss of the value of depreciable assets arising from the use, affection of the time or obsolescence through technology or market changes. Due to the many changes like technological changes, economic changes, the जो प्राइस होती है हमारी assets की वो कम हो जाती है, यूज़ करने की वजह से हो जाती है. तो ये रीज़न जो होते हैं उन्हें हम जो प्राइस में कमी आती है डेप्रिसिएशन कहलाती है. डेप्रिसिएशन इज अलोकेटेड सो एज टू चार्ज ए फेयर प्रपोर्शन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट इन ईच अकाउंटिंग पीरियड द एक्सपेक्टेड यूजफुल ऑफ लाइफ ऑफ द असेट्स. नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना, वो हम उसकी असेट्स की टोटल कॉस्ट और जो लाइफ है उस असेट्स की उसके ऊपर डिपेंड करता है. Depreciation includes amortization of assets whose useful life is predetermined. यानी एक तरीके से हम उसकी प्राइजेस जिसकी फिक्स है उसकी प्राइजेस में जो कमी आ रही है वो हमारे लिए डेप्रिसिएशन है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज डेप्रिशिएबल असेट्स. डेप्रिशिएबल असेट्स आर दोज असेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड. यानी ऐसी असेट्स जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में यूज़ होंगी उन्हें हम डेप्रिशिएबल असेट्स कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं. हैव ए लिमिटेड यूजफुल लाइफ, जिनकी लाइफ यूजफुल होती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, सपोज 5 ईयर 10 ईयर, एंड हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द यूज ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रेंटल टू अदर्स. और बिजनेस पर्पस के लिए हमने उस असेट्स को परचेज किया है, या रेंट पे देने के लिए या सर्विस को जनरेट करने के पर्पस से, इन पर्पस से हमने उस असेट्स को परचेज किया है, तो वो असेट्स हमारी डेप्रिशिएबल असेट्स होगी. ऑलमोस्ट ऑल फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स एक्सेप्ट लैंड आर कॉल्ड डेप्रिशिएबल असेट्स, क्योंकि लैंड की नॉर्मली जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, वो डिक्रीज नहीं होती है. नाउ some terms are used
इन डेप्रिसिएशन विच आर सिमिलर टू डेप्रिसिएशन बट उनके मीनिंग थोड़े अलग होते हैं. फर्स्ट वन इज ऑब्सोलियंस. Obsolescence refer the economic deterioration of the assets due to the changes in technology, invention of improved equipment, market decline due to the change in the taste or fashion, etc., or inadequacy of the existing plan to meet the increased business. Means suppose market में customers का trend या fashion या जो taste है वो change हो गया, तो वो पुराने प्रोडक्ट को परचेज करना प्रेफर नहीं करेंगे. दे विल प्रेफर द न्यू प्रोडक्ट. और ऐसे ही अगर कोई मार्केट में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है तो पुरानी जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ऐसी प्राइसेस जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से कस्टमर के टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से रिड्यूस की जाती है, तो उसे हम ऑब्सोलियंस बोलते हैं. डेप्रिसिएशन इज अफेक्टेड बाय द ऑब्सोलियंस एज इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट्स. मैंने बताया कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन पुरानी वाली टेक्नोलॉजी की चीज़ों पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू. व्हाट इज डेप्लीशन? डेप्लीशन क्या होता है? डेप्लीशन वर्ड इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ माइनिंग असेट्स. यानी एक्सट्रैक्शन जहाँ पे होता है तो वहाँ पर जो टर्म्स यूज़ किया जाता है वैल्यू में आई कमी के लिए वो हम डेप्लीशन कहते हैं. डेप्लीशन रेफर टू द फिजिकल डिटोरेशन ऑफ द एग्जॉस्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्वेरीज, माइन, ऑयल वेल्स ड्यू टू द माइनिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन. यानी जब आपने कोई सपोज कीजिए माइन आपने एक परचेज किया, लीज पर ली, उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज़ और आपने 2 ईयर्स तक उसमें से एक्सट्रैक्ट किया मिनरल जो भी था. तो 2 ईयर के बाद का नीचे का जो नेचुरल मिनरल का जो रिसोर्स था वो क्या सेम रहेगा? नहीं. आपने जब एक्सट्रैक्शन कर लिया तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. तो सेम उस माइन की भी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी. सपोज कीजिए वो 50,000 हो गई, तो यानी कितनी वैल्यू कम हो गई? स्टार्टिंग से 50,000. तो इसे हम डेप्लीशन बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि जो क्वांटिटी होती है एक्सट्रैक्शन की वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, नीचे का जो रिसोर्स है वो कम होता चला जाता है. नाउ वर्ड इज अमोर्टाइजेशन. व्हाट इज अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन रेफर टू द इकोनॉमिक डिटोरिएशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एक्सेट्रा. यानी अगर कोई टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन या डेप्लीशन बोलते हैं. लेकिन अगर इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम होती है तो फिर वो चीज़ क्या कहलाती है? वो चीज़ अमोर्टाइजेशन कहलाती है. गुडविल का कम हो जाना, कॉपीराइट की वैल्यू कम हो जाना, इन्हें हम राइटिंग ऑफ भी कह सकते हैं और अमोर्टाइजेशन भी कह सकते हैं. अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? फर्स्ट वन इज वियर एंड टियर. हम किसी असेट्स को अगर रफली या फिर कंटिन्यूस डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं तो उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होती चली जाती है. और वर्किंग एफिशिएंसी कम होने से उसकी लाइफ भी कम होती है और असेट्स की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है. तो ये एक मेन रीज़न होता है कंटिन्यूस या कॉन्स्टेंट यूज़ ऑफ द फिक्स असेट्स, जिसकी वजह से हम असेट्स की वैल्यू में उसकी प्राइजेस को कम कर देते हैं. सेकेंड वन इज पैसेज ऑफ टाइम. जैसे जैसे असेट्स का टाइम खत्म होता चला जाता है उसकी लाइफ कम होती चली जाती है. जैसे सपोज जब आपने गुड्स परचेज किया था एसेट्स, तो वो 10 ईयर्स उसकी लाइफ थी. 2 साल आपने यूज़ किया तो उसकी लाइफ कितनी रह गई? 8 ईयर्स रह गई. तो लाइफ कम हुई तो उसकी असेट्स भी क्या हो जाएगी? उसकी जो मार्केट प्राइस है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएंगी. Some certain assets like lease have a certain legal life. With the passage of time, value of such assets goes down. यानी लीज पे आपने लिया 10 साल के लिए, 3 साल आपने यूज़ कर लिया तो लीज की वैल्यू क्या हो गई? अब 7 साल की रह गई, तो उसकी वैल्यू कम रह जाएगी. डेप्लीशन, ये वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ, ये वास्टिंग असेट्स यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से जुड़ी हुई असेट्स होती हैं. तो जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्शन करेंगे नीचे का जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो स्टॉक है वो कम हो जाएगा, उनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी. ऑब्सोलियंस, ये भी मैंने बताया कि जैसे ही मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी का जो गुड्स की प्राइस होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी एक रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ असेट्स, ये भी एक मेन कॉज होता है. एक्सीडेंट हो जाना जिसकी वजह से कोई डैमेज हो गया या फिर उसकी लाइफ कम हो गई या फिर वो वर्किंग कंडीशन में प्रॉपर नहीं रही, तो इसकी वजह से भी असेट्स की वैल्यू जो है मिनिमाइज हो जाती है.
और परमानेंट फॉल इन द प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू जो होती है जैसे इन्वेस्टमेंट की है वो कम हो गई, अब मार्केट में प्राइसेस बहुत कम चल रही हैं, तो ये भी एक रीज़न होता है। अब वाई डू वी कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन? तो फर्स्ट रीज़न इज determination of the profit and loss. Without depreciation we cannot calculate our exact value of assets, and without the value of assets we cannot calculate the amount of profit or loss as well. Second one is showing assets at fair value in the balance sheet. इसके अलावा assets की value को find करना भी ये डेप्रिसिएशन के बिना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे आप असेट्स की रियल और एग्जैक्ट वैल्यू को पता या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यानी और विदाउट द वैल्यू ऑफ असेट्स यू कैन नॉट कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल। थर्ड वन इज प्रोविजन फॉर फंड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, यानी आपको असेट्स कितने टाइम के बाद रिप्लेस करनी पड़ेगी न्यू वन के साथ, ये भी आपको पता डेप्रिसिएशन की हेल्प से ही पड़ सकता है। जैसे आपने 10,000 की कोई असेट्स परचेज की, सपोज कीजिए 2,000 उसकी हर साल प्राइस कम हो जाती है, तो वो कितने टाइम के लिए आपके लिए यूजफुल बनी रहेगी? 5 ईयर के लिए। मींस 5 ईयर के बाद आपको एक नई असेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिप्लेसमेंट पीरियड भी आपको आइडेंटिफाई हो जाता है। असरटेनिंग द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी मशीनरी का यूज होता है। भैया आपने मटेरियल यूज किया, लेबर चार्जेस यूज की, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब यूज़ किया। ऐसे ही कुछ मशीन का भी तो पार्ट यूज़ हुआ, मशीन की लाइफ का टाइम भी तो आपने यूज़ किया, तो उसकी कॉस्ट को भी हम उसमें ऐड करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आवर गुड्स ये आइडेंटिफाई हो पाए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द प्रॉफिट ओनली, यानी हम अपने प्रॉफिट को कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट ना करें, अपने एग्जैक्ट प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करें, इसके लिए भी डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। और एग्जैक्ट इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए भी इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट डेप्रिसिएशन वी कैन नॉट कैलकुलेट आवर एग्जैक्ट इनकम और प्रॉफिट, सो इनकम टैक्स भी हम कैलकुलेट एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द सम बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट रिलेटेड टू द डेप्रिसिएशन। थैंक यू।